नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल मिलता रहे। तो चलिए आज बात करते हैं भावनाओं के मैनिपुलेशन के बारे में। हम सभी ने कभी ना कभी इमोशनल कार्ड तो खेला ही है, किसी न किसी को इमोशनल ब्लैकमेल किया ही है। कभी किसी से अपना कोई काम कराने के लिए, कभी किसी को मनाने के लिए और कभी तो केवल बहस में जीतने के लिए। मां अपने बच्चे से कहती है, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे दूध पिलाया, क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? प्रेमी प्रेमिका से कहता है, मैं तुम्हारे लिए आकाश के चांद तारे तोड़कर ला दूंगा, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी? पति पत्नी से कहता है, मैं दिन भर खटता हूं, परिवार के लिए मेहनत करता हूं, तुम सबके लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या घर आकर मुझे थोड़ा सा आराम नहीं मिल सकता? बच्चे माँ बाप से ये कहकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि दूसरे बच्चों के माँ बाप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते हैं, क्या तुम मुझे एक चॉकलेट भी नहीं दोगे? सभी रिश्तों में कभी न कभी भावनाओं का ये खेल खेला ही जाता है। यही भावनाओं का खेल अगर आदत बन जाए और लगातार इसका उपयोग करके किसी का भावनात्मक शोषण किया जाए तो ये इमोशनल एब्यूज कहलाता है। YouTube के चैनल Psycho2Go पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में इमोशनल ब्लैकमेल को बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है। वीडियो का अंश मैं आपको दिखा रहा हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। You're on the phone with a friend. They've made you angry, and in your fight, you told them that you want to be left alone for a bit. You say they aren't allowed to come to your house until further notice, and that's when the dam breaks. They tell you that if you don't let them come over, they'll drive their car over a cliff. You don't want to be the reason they do something like that, so you agree to allow them to come over. The scenario above is an example of emotional blackmail and is in fact a form of abuse. At Psych2Go, we hope to bring light to a form of emotional abuse many don't even know exists. If you notice similarities to the above scenario or any of the points in this video, please speak with a licensed mental health professional. Here are 4 ways to tell what emotional blackmail is. 1. Understanding what emotional blackmail really is. Emotional blackmail, as described by Susan Forward, PhD, in her book Emotional Blackmail, when people in your life use fear, obligation, and guilt to manipulate you. Emotional blackmail is a tactic used by abusers to threaten you to get what they want. The point is to make you feel fear, obligation, or guilt, or FOG, so they can have things go their way. This may be something as simple as throwing a fit, or going as far as threatening to go back to drug use if they can't see someone or be somewhere they want to be. The whole point is to refuse to take responsibility for their own actions, and instead blame others for their bad decisions. हमारे चारों तरफ दुनिया में भी यही हो रहा है। विज्ञापन एजेंसियां, राजनेता और सोशल नेटवर्क हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करके हमें मैनिपुलेट करते हैं। वो हमारे फैसलों को प्रभावित करने के लिए हम पर भावनात्मक प्रभाव डालते हैं। तो क्या हमारे जाने बिना भी हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या हमारा ध्यान और हमारे विचार दूसरे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या मनुष्य अपने फैसले तर्कसंगत तरीके से सही गलत का आकलन करके लेता है या फिर भावनाएं उसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं? सच तो यह है कि मानव व्यवहार में भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है। हमारे अधिकांश फैसले ठंडे दिमाग से विश्लेषण करके नहीं बल्कि भावनाओं के आधार पर होते हैं। समाज और देश को चलाने वाले लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां इस बात को जानते हैं। वो हमारे दिमाग को नियंत्रित करने के लिए भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। इसे न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है। इस प्रकार भावनाओं के मैनिपुलेशन की तकनीकी संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। न्यूरो साइंटिफिक मार्केटिंग से एक नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। फिल्मों और विज्ञापनों आदि में तो इसका प्रयोग किया ही जा रहा है। बाजार पर शोध करने वाले लोग विज्ञापन का प्रभाव जांचने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट की मदद ले रहे हैं। राजनेताओं ने भी इसी तरह से जनमत को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिमाग का एक हिस्सा समझदार होता है जो कंप्यूटर की तरह अनुमान लगाकर सही और गलत फैसले लेता है। इसलिए अगर भावनाओं से आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको दूसरे की अनुमान लगाने की क्षमता समाप्त करनी होगी। मेंटलिस्ट और जादूगर इसी तरह से भावनाओं का उपयोग करके स्टेज शो में लोगों के मन की बात बताकर सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं।
प्रायोगिक मनोविज्ञान के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। कुछ लोगों के एकत्र करके उन्हें एक टेस्ट पेपर दिया और कहा कि ये बहुत आसान से सवाल हैं, 10 साल के बच्चे भी इसे हल कर सकते हैं। परंतु आधे लोगों को आसान प्रश्न दिए गए जिसका हल उन्होंने तुरंत कर लिया, और बचे हुए आधे लोगों को ऐसे प्रश्न दिए गए जिनका हल संभव ही नहीं था। जो पास हो गए उन्हें बधाई दी, जो नहीं कर पाए उनसे कहा, अरे तुमसे इतना भी नहीं हुआ, चलो एक बार फिर से ट्राई करो। जब दूसरी बार भी उनसे नहीं हुआ तो वो निराश महसूस करने लगे। उन्हें अब उनकी असफलता के लिए लताड़ा भी गया और कहा गया वो उतना भी नहीं कर सकते। बाद में जब सभी को एक समान प्रश्न किए गए तो भी वो लोग जो पहले फेल हो चुके थे और निराश थे, आसान प्रश्न भी हल नहीं कर पाए, क्योंकि वो आत्मविश्वास खो चुके थे और स्वयं को बेवकूफ समझ रहे थे। हमारे स्कूलों में भी अक्सर ऐसा ही होता है और हम बच्चों को निराश कर देते हैं, और निराश हो चुके बच्चे पढ़ाई में रुचि खो देते हैं। रिटेल स्टोर्स में अक्सर आपको भावनाओं से रिझाया जाता है। लाइट, खुशबू और संगीत से ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आपको वहां रखा सामान अच्छा लगने लगे और आप उसे खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो जाएं। कपड़ों के स्टोर में लाइटों का ऐसा संयोजन किया जाता है कि आपको वहां रखे कपड़े चमकीले और सुंदर दिखें। जब आप उन्हीं कपड़ों को अपने घर की रोशनी में देखते हैं तो वो आपको उतने अच्छे नहीं लगते। न्यूरो मार्केटिंग कंपनियां कस्टमर्स पर विभिन्न तरीकों से रिसर्च कर रही हैं और यह पता करने की कोशिश कर रही हैं कि किन बातों से ऐसी भावनाएं जागृत होंगी जो आपको सामान खरीदने के लिए मजबूर कर दें, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या ना हो। इसके लिए वो इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम से लेकर ब्रेन इमेजिंग तक की तकनीक का उपयोग कर रही हैं। गूगल जैसी कंपनियां आपकी हर कंप्यूटर क्लिक का रिकॉर्ड रखती हैं, जिससे उन्हें पता चले कि आपकी पसंद क्या है और वो आपको आपकी पसंद के अनुसार ही विज्ञापन परोसती रहें। न्यूरो मार्केटिंग तकनीकों पर YouTube के चैनल अंकुर जोशी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो का अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Neuromarketing is becoming more and more of a popular answer. Neuromarketing is a science that's based on the fact that 95% of all thoughts, emotions, and learning occur before we are even aware of it. According to Roger Dooley, the author of Neuromarketing and Brainfluence, that means most of us are actually only talking to 5% of our potential customers' brains. Usage of neuromarketing, you can rethink your strategies and create smarter marketing that will boost the effectiveness of your efforts. Now, these are some of the leading techniques used in neuromarketing, like functional MRI, EEG, eye tracking, etc. These techniques are extremely precise and to understand in a simpler manner. It just means that scientists can read if consumers like or dislike a product, if they would approach or avoid, or if they get excited or bored by a certain advertisement or packaging, etc. Utilizing fMRI involves using a powerful magnet to track the brain's blood flow as subjects respond to audio and visual cues. And EEG, on the other hand, is much cheaper than fMRI, and by using a cap of electrodes attached to the sample scalp, it also allows for movement. सिनेमा में तो इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। पात्रों और घटनाओं की रचना ऐसे की जाती है कि आप न केवल उनसे सहानुभूति लगने रखते हैं, बल्कि उनको स्वयं में ही देखने लगते हैं। फिल्म का हीरो जब जीत रहा होता है तो आपको भी जीत का मजा आता है। जब उसे दुख होता है या निराशा होती है तो आप भी उसका दर्द महसूस करने लगते हैं। इन्हीं भावनाओं के कारण कुछ एक्टर लोगों के दिलों के बहुत करीब आकर स्टार बन जाते हैं। इसी प्रकार की फिल्मों में प्रेम, रोमांस, गुस्सा, घृणा, देशभक्ति आदि की भावनाएं जागृत की जाती हैं। कमोबेश इसी बात का उपयोग विज्ञापनों में भी किया जाता है। भावनाएं तर्क की तुलना में लोगों के व्यवहार को अधिक प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा कि शेविंग क्रीम के विज्ञापन में खूबसूरत लड़कियां दिखाई जाती हैं। भला शेविंग क्रीम जैसे मर्दाना उत्पाद के विज्ञापन में लड़कियों का क्या काम है? पर आप विज्ञापन देखेंगे तो समझ पाएंगे कि विज्ञापन का मैसेज ये है कि इस शेविंग क्रीम का उपयोग करने वालों से लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि इन्हें पीने वाले कूल हैं या बहादुर हैं या एडवेंचरस हैं। थम्स अप के विज्ञापन में देखिए आपको एडवेंचर की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। घरों और होम प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में स्टेटस या परिवार के प्रति प्रेम की भावनाएं दिखाई जाती हैं। बांगर सीमेंट का विज्ञापन कहता है सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजनीतिक विज्ञापनों में भी भावनाओं की भरमार होती है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के बारे में भाजपा का यह भावनात्मक विज्ञापन।
इसी तरह से 2019 के चुनावों के समय कांग्रेस द्वारा जारी किया गया एक भावनापूर्ण विज्ञापन भी देखिए। क्योंकि लोगों को पता होता है कि विज्ञापनों में कई बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं, इसलिए आजकल न्यूज के रूप में विज्ञापनों का चलन हो गया है। ऐसी फर्जी न्यूज को फेक न्यूज कहा जाता है। जब कोई टीवी चैनल आपको बताता है कि फलां फिल्म हिट हो गई है तो आप भी उसे देखना चाहेंगे। जब समाचार पत्रों में कहा जाता है कि फलां कंपनी का स्टॉक ऊपर चढ़ने वाला है तो आप भी उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। जब किसी राजनीतिक दल के चुनाव जीतने की बहुत बड़ी संभावना समाचारों में बताई जाती है तो आप भी उसे ही अपना वोट देने का फैसला कर लेते हैं। अभी तक हमने पॉजिटिव भावनाओं की बात की है, लेकिन नेगेटिव भावनाएं और भी शक्तिशाली होती हैं। डर, आतंक, नफरत, ये भावनाएं इंसान से वो करा सकती हैं जो सामान्य रूप से वो नहीं करना चाहता। अलगाववादी लोग, जातिवादी लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो इसकी शक्ति को समझते हैं। वे लोग भावनाओं को भड़काने के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। हेट स्पीच के बारे में यूट्यूब के चैनल यूएन ह्यूमन राइट्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में एडमा डियांग, यूएन स्पेशल एडवाइजर ऑन प्रिवेंशन ऑफ जीनोसाइड ने हेट स्पीच क्यों बंद होना चाहिए इसके बारे में हमें समझाया है। वीडियो का अंश मैं आपको दिखा रहा हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। That addressing hate speech does not mean limiting or prohibiting freedom of expression. Even if we are not the targets of that hate speech, we need to get involved in addressing it, simply because we need to stand in solidarity with those who are being targeted. I mean, we need to make sure that whoever is being subject to hate speech should feel being supported by the rest of our human family. व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स का दुरुपयोग भावनाएं भड़काने में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आजकल इसमें एआई और डीप फेक का इस्तेमाल भी होने लगा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो देखकर, भड़काऊ भाषण सुनकर और भड़काऊ पोस्ट पढ़कर आपको अपना पड़ोसी भी अपना दुश्मन नजर आने लगता है, जो कई पीढ़ियों से आपके दुख सुख का साथी रहा है। यूट्यूब की चैनल कॉमन सेंस सोप बॉक्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे आपकी साधारण सी पोस्ट भी सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल कर सकती है और आप हेट का शिकार बन सकते हैं। वीडियो का अंश मैं आपको दिखा रहा हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Hey man, what's going on? I just posted something benign on social media and now I've got a ton of people saying I'm a genocidal monster. Yeah man, I mean that's pretty much what social media is for. I got accused of genocide 2 weeks ago. You can go more than a week? Don't worry man, it won't be long before they find a new target. Social media seems to have trained people to make all sorts of insane logical leaps to demonize anyone with an opinion. No one engages in good faith anymore, and it's routine to take the worst possible interpretation of what a person has said and punish them for what they could have meant rather than trying to understand what they were actually saying. What? And what is stochastic terrorism? Oh boy, that's the idea that even if you don't actually hurt anyone or incite any kind of violence, simply criticizing someone else in a public forum or demonizing them is an act of terrorism. It's essentially just a method of rationalizing an unwillingness to engage with different ideas and our base desire to react with anger when our positions are challenged. That's insane. Yep. Having access to the thoughts and ideas of millions of other people is an incredible opportunity to learn and grow, and it's one we completely throw away by assuming that everyone who utters a new idea, says something we disagree with, or makes a joke did so with the worst possible intentions. जरा सोचिए, क्या हम इन कंप्यूटर जनित भड़काऊ वीडियो से प्रभावित होकर अपना जीवन नष्ट करेंगे या इनकी सच्चाई को समझकर भावनाओं को मैनिपुलेट करने की कोशिशों को नाकाम करेंगे? ये कोई आसान बात नहीं, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है। आप ही तय करेंगे कि आप अपनी भावनाओं को इन नकली चीजों से कितना प्रभावित होने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।